मॉडर्न फिज़िक्स के ऊपर ये हमारा 12th लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में दोनों फैक्टर टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट मौजूद होते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइम इंडिपेंडेंट फैक्टर की श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर एक ऑस्ट्रियन फिजिस्ट था और उसने 1926 में ये इक्वेशन ड्राइव की। हुआ ये था कि जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ हमें मिलता है F = ma और इसकी डिफरेंशियल फॉर्म भी, तो ये वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल को शो नहीं करती। मतलब कहने का ये है कि अगर हम इस इक्वेशन को वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल के ऊपर फुलफिल करवाना चाहें तो ये नहीं होगी, क्योंकि हमें इसमें कोई वेव नज़र नहीं आ रही। ये एक सिंगल डायमेंशनल इक्वेशन हमें नज़र आती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए श्रोडिंगर ने इस इक्वेशन को ड्राइव किया। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम न्यूटन की F = ma वाली इक्वेशन पढ़ते हैं। ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म भी है। जब वेव किसी प्लेन के ऊपर प्रोपोगेट करती है, फॉर एग्जांपल वन डायमेंशनल प्लेन है हमारे पास, उसके ऊपर वेव प्रोपोगेट करती है, तो उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको हम पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर इक्वेशन भी कहते हैं, वो हमें ये मिलती है। अब इस इक्वेशन में जो मैकेनिकल वर्क है वेव का वो नज़र आता है हमें। यहाँ पर जो y है ये ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट है उस स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की जिसकी हम प्रोपोगेशन की बात कर रहे हैं, और v जो है ये वेलोसिटी ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में देखें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देखें तो यही इक्वेशन हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की फॉर्म में इस तरह नज़र आती हैं, जहाँ पर ये जो v है इसकी वैल्यू c / √ε/μ होती है। जब हम बात करते हैं एक वेव की जो मैकेनिकल वेव की फॉर्म में हमें एक प्लेन में प्रोपोगेट करती नज़र आती है, तो उसके क्योंकि दो एक्सिस बन रहे होते हैं, प्लेन एक ही होता है लेकिन एक्सिस दो बन रहे होते हैं, तो हमें उसका जो साइज़ है y फंक्शन का, y इज़ द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन, ये हमने पहले भी बताया, वो हमें यहाँ पर मिलता है, लेकिन कॉर्नर के ऊपर ये y फंक्शन हमें 0 मिलता है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में पढ़ें तो y की वैल्यू हमें कॉर्नर पर भी मिलती है बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम बात करते हैं किसी मटेरियल के अंदर वाइब्रेशन की, यानी कि वेव अब मटेरियल के अंदर वाइब्रेट कर रही है एक प्लेन के अंदर, तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स में हम डी ब्रोगले की वेव का सहारा लेते हैं। यहाँ पर आप देखें कि इस मटेरियल के अंदर जो वाइब्रेशन हो रही है पार्टिकल्स की, वेव बन रही है, उसका रिजल्ट हमें y से मालूम नहीं हो सकता, क्योंकि अजीब सा पैटर्न बना हमें नज़र आता है। तो उसके लिए हमें एक और फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है और वो फंक्शन साई कहलाता है। साई जो है, इस फंक्शन के बारे में हम लेक्चर नंबर 11 में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो साई फंक्शन है, इसके तहत हमारे पास जो वेव इक्वेशन बनती है वो ये बनती है। इक्वेशन 1 और 2 में आपने ये इक्वेशन y फंक्शन के साथ पढ़ी है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये साई फंक्शन के साथ ये वही इक्वेशन आप यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पर जो v है वेलोसिटी ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द डी ब्रोगले वेव्स, ये है। इक्वेशन 3 का जो सॉल्यूशन है, जब हम उस सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो हमें ये जो मटेरियल है इसकी वेव एक ट्रैवलिंग वेव की शक्ल में नज़र आती है,
जिसका रिजल्ट हमें इक्वेशन नंबर 4 में नज़र आ रहा है। इक्वेशन नंबर 4 कैसे आती है, इसका ये रिज़ल्ट कैसे आता है, कहाँ से आता है, ये अगले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ ये देख लें कि हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा इस वेव की ट्रैवलिंग फॉर्म को बिल्ड करने के बाद। अब यहाँ पर अगर हमारे पास v, ये जो v है ये थोड़ा सा स्टाइलिश सा v है, इटालिक v इसको कहते हैं, ये फ्रीक्वेंसी को जाहिर करता है। नॉर्मल v ये है जो वेलोसिटी को जाहिर करता है, यहाँ पर ये v फ्रीक्वेंसी को जाहिर करता है, आपने इसको मिस नहीं करना। अगर ये v फ्रीक्वेंसी है तो फिर हमारे पास ओमेगा इक्वल टू 2 पाई v और v इक्वल टू v लैम्डा आएगा। तो इक्वेशन नंबर 4 को हम इन वैल्यूज से रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू हमें मिलेगी। अब इसमें आप 2 पाई v को जब अंदर अप्लाई करते हैं तो 2 पाई को आप कॉमन रहने दें बाहर, v को जब आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ से ये v कैंसिल हो जाएगा। आप थोड़ा सा अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इस 2 पाई को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास एक कॉज का एंगल नज़र आएगा। ये इसलिए कि जब आप डेरिवेशन करेंगे तो कोई भी चीज़ आप मिस ना कर दें जब एंगल की डेरिवेशन करते हैं। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे अप्लाई करके आपको समझाया है। इस इक्वेशन को आफ्टर कैंसिलेशन हम इक्वेशन नंबर 5 में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर इसका हम डबल डेरिवेटिव लेंगे। डबल डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास रिजल्ट ये आएगा। इस रिजल्ट में वापस हम 2 पाई वी टी माइनस एक्स ओवर लैम्डा जो है इसकी जगह हम इसकी वैल्यू लगाएंगे जो साई फंक्शन है। ये वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 4 में पढ़ी है और आपको ये नज़र भी आ रही है। अब यहाँ पर जब हमने इसकी वैल्यू साई से रिप्लेस कर दी तो इक्वेशन नंबर 7 जो है इसको आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 लेक्चर के शुरू में ही जो हमने इक्वेशन इन्वेंट करना शुरू की थी वहाँ पर आपको नज़र आएगी। इक्वेशन नंबर 3 में जब हम इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, चले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर ये है, ये इक्वेशन नंबर 3 आपको नज़र आ रही है। ये इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पर हम इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। तो जब इसको रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये रिज़ल्ट देगी। अब इसको हम फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इस पूरे के पूरे मैथमेटिकल रिलेशन को हम शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये सारा फंक्शन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये पूरी इक्वेशन इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब हमें पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये रिलेशन पहले आपने पढ़ा होगा f के नाम से। यहाँ पर उस f की जगह आपने v लगाना है, ये फ्रीक्वेंसी है। इसका ये रिलेशन भी बन सकता है और इसका ये रिलेशन भी बन सकता है। यहाँ पर हम डी ब्रोगले वेवलेंथ को जब हम पढ़ते हैं, डी ब्रोगले वेवलेंथ को हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, तो हमें नज़र आता है कि ये जो वेवलेंथ है डी ब्रोगले वेवलेंथ, उसका रिज़ल्ट ये आया था। इसको हम दोबारा स्केयरिंग करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। यहाँ भी लैम्डा स्केयर में है, यहाँ भी लैम्डा स्केयर में है, दोनों को आप कंपेयर कर दें तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। इस वैल्यू में रेसिप्रोक कर दें तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा इक्वेशन नंबर 9 का। इक्वेशन नंबर 9 का रिजल्ट आप लेबल कर दें। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv² के इक्वल होती है। इस इक्वेशन को दोनों तरफ 2m से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। इस रिज़ल्ट में हमें पता है कि ये जो m था इस m से मल्टीप्लाई होके m² बन गया और ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। इसको भी लेबल कर दें इक्वेशन नंबर 10 के केस में। एज वी नो दैट टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिलाने से बनती है।
काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे लेने के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी को जब शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। यहाँ पर आप टोटल एनर्जी E को कह दें और पोटेंशियल एनर्जी U को कह दें। तो जब ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास E माइनस यू के इक्वल आएगी। अब ये जो इक्वेशन नंबर 11 आई है इसको आप इक्वेशन नंबर 10 में पुट कर दें। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 10 में जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2m, इक्वेशन जो 10 है वो हमारे पास 2m इंटू ई माइनस यू इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर आएगा। अब ये जो एम स्क्वायर वी स्क्वायर है इक्वेशन नंबर 12 में जो वैल्यू आई है ये हम रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 9 में, यहाँ पर एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह। तो यहाँ पर ये वैल्यू रिप्लेस करने से हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा इक्वेशन नंबर 9 का वो ये बनेगा। अब ये जो रिज़ल्ट आया है इक्वेशन नंबर 13 की फॉर्म में, इसको हम इक्वेशन नंबर 8 में रिप्लेस करेंगे। इक्वेशन नंबर 8 ये है, हमने पढ़ी है। इसमें ये जो वी स्क्वायर है ओवर वी स्क्वायर, ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेलोसिटी है, इसकी जगह हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 13 वाली। तो जब इक्वेशन नंबर 13 वाली ये वैल्यू हम उस जगह रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम फैक्टर। इसके अगले लेक्चर में हम श्रोडिंगर की जो एप्लीकेशन है, इस वेव की जो एप्लीकेशंस हैं, वन डायमेंशनल बॉक्स और अदर इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।